नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको दिल्ली धमाकों पर डॉक्टर्स के जिहाद की टेरर सीरीज दिखाएंगे, जिसमें कई चौंकाने वाले एपिसोड हैं। पता चला है कि आतंकी दिल्ली में हमास स्टाइल में हमले का प्लान बना रहे थे। इस बीच सुसाइड बॉम्बर उमर का एक वीडियो भी सामने आया है। फिर आपको नक्सलवाद पर सबसे बड़ी चोट के बारे में बताएंगे। सुरक्षा बलों ने सबसे खूंखार नक्सली हिडमा को मारकर कैसे नक्सलवाद की नस काटने का काम किया है। हिडमा की क्राइम फाइल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कितनी बड़ी कामयाबी है। एक बड़ी खबर बिहार की सत्ता से जुड़ी है, जिसके लिए दिल्ली में मंथन हो रहा है। जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली, लेकिन पेच कहां फंसा है, ये जवाब सत्ता की शुद्ध राजनीतिक कुंजी में आपको मिलेगा। फिर लालू परिवार के गृह क्लेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहन के सम्मान में अब तेज प्रताप यादव भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने आरजेडी के कथित जयचंद को क्या चेतावनी दी है और माता पिता को लेकर मोदी सरकार से क्या अपील की है, वो देखिएगा। फिर आपको पीके यानी प्रशांत किशोर से मिलवाएंगे, जो बिहार चुनाव में मिले शून्य पर 5 दिन तक मंथन करने के बाद आज सामने आए। वैसे उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि वो व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस ने भी हार का मंथन किया आज। इस बैठक में तय हुआ है कि जमीनी स्तर पर नेताओं की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन इस मीटिंग का एक मुद्दा एसआईआर भी रहा, जिस पर कांग्रेस ने एक बड़ी तैयारी की है। एक बड़ी खबर बांग्लादेश से भी है, जो शेख हसीना को सजा के ऐलान किए जाने के करीब 30 घंटे के बाद भी जल रहा है। ढाका से चिटगांव तक आज भी खूब हिंसा हो रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के बयानों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास जो हुआ, क्या उससे कुछ बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था? क्या आतंकियों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बम गिराने की तैयारी की थी? ये सवाल आज टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। वजह क्या है? इस पर हमने डॉक्टर्स के जिहाद की टेरर सीरीज तैयार की है, जिसके अलग अलग एपिसोड मौजूद हैं। पहला एपिसोड उस हमास मॉडल पर आधारित है जो आतंकी दिल्ली में इस्तेमाल करने वाले थे, जहां आसमान से बम गिराने की तैयारी थी। दूसरी कुंजी में आपको सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक वीडियो दिखाएंगे, जो उसने लाल किले के सामने फटने से पहले बनाया था। और तीसरे एपिसोड में कुछ ऐसे कोड हैं जिनका इस्तेमाल वैसे तो जश्न और पार्टी के लिए होता है, लेकिन आतंकियों की ये पार्टी जरा दूजे किस्म की थी। इन सभी खबरों पर सत्ता की कुंजी तैयार है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जो वैसे तो करीब 2 साल पुराना है, लेकिन उसकी चर्चा आज हो रही है। ये वीडियो 7 अक्टूबर 2023 का है, जब हमास ने पहली बार इजराइल पर हमला किया था। हमास के लोग आसमान से मौत बनकर आए थे और इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल की धरती को लहूलुहान कर दिया था, और यही हमास और इजराइल की जंग का ट्रिगर पॉइंट भी था। लेकिन शायद आपको यह सुनकर यकीन ना हो कि हमास स्टाइल वाले कुछ ऐसे ही हमले की तैयारी दिल्ली के लिए भी हो रही थी। ये डराने वाली जानकारी एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है, जो सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का साथी था। बस फर्क इतना है कि इसमें आतंकी ड्रोन और रॉकेट को बम बनाकर भीड़ वाले इलाकों में धमाके की तैयारी कर रहे थे। यानी व्हाइट कॉलर टेरर के इस मॉड्यूल में हमास का भी एक फैन क्लब था, जो उसी के स्टाइल में दिल्ली में धमाके की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही सब पकड़ लिए गए। तो जिहाद की टेरर सीरीज की सबसे चौंकाने वाली खबर यही है कि हमास की तर्ज पर हमला करना चाहते थे आतंकी। यानी जैसा हमला आज से करीब 2 वर्ष पहले इजराइल में हुआ था, वैसा हमला दिल्ली में करने का प्लान था। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकी ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। इसके लिए ड्रोन को बम बनाकर भीड़ भरे इलाकों में ब्लास्ट करने की एक बड़ी साजिश थी। यानी वो इलाके, दिल्ली के वो बाजार जहां भीड़ ज्यादा रहती है। यह भी पता चला है कि ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ बम लगाने की तैयारी कर ली गई थी, और धमाकों से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का एक पूरा षड्यंत्र बना लिया गया था। लेकिन आतंकियों के ये मंसूबे अधूरे रह गए। इस चौंकाने वाली जानकारी का सूत्रधार कौन है, हम आपको उस चेहरे से भी मिलवाते हैं। नाम है दानिश बिलाल उर्फ जसीर वानी। लाल किले के पास ब्लास्ट की जांच करते हुए एनआईए ने कश्मीर के जसीर उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यही दानिश हमास स्टाइल हमले का मास्टरमाइंड था, जो हमास जैसे ड्रोन बना रहा था। जसीर उर्फ दानिश बिलाल को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था।
बड़ी बात यह है कि ये दानिश सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी का ही साथी है। दानिश बिलाल उर्फ जसीर ड्रोन और रॉकेट को बम बनाने का एक्सपर्ट बताया जा रहा है। ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। दानिश के पास पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स की डिग्री है, लेकिन दावा है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये तन मन धन से आतंकियों की सेवा कर रहा था। खबर है कि फिदायीन हमलावर उमर ने सबसे पहले दानिश को ही सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कहा था, लेकिन दानिश ने फिदायीन बनने से इनकार कर दिया और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने का हवाला देकर पीछे हट गया, जिसके बाद खुद डॉक्टर उमर ने मानव बम बनने का फैसला किया और इसी के बाद उसने लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट किया। वैसे आज सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से कुछ वक्त पहले ही बनाया था, जिसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर क्या कह रहा है वो नोट कीजिएगा। डॉक्टर उमर ने इस वीडियो बम में सुसाइड बॉम्बिंग को शहीद होने का मिशन बता दिया। सोचिए, इस आतंकी का किस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे बम बनकर फटना मिशन जैसा लगने लगा। इतना ही नहीं, उमर कहता है कि फिदायीन हमला किसी संगीत के जैसा है और ये खास तरह की स्थिति के लिए किया जाता है। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां बनाया गया है, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। वैसे जांच एजेंसियों को आशंका है कि इसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही शूट किया गया है। साथ ही मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी से पहले का है ये वीडियो। वैसे सच क्या है, इसकी सच्चाई फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी। टेरर सीरीज का अगला एपिसोड उन कोड वर्ड्स पर है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जहां आतंकी खाने से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल विस्फोट और धमाके के लिए कर रहे थे। पता चला है कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी के डॉक्टर इनक्रिप्टेड ऐप पर खाने पीने के नामों को कोडवर्ड बनाकर बताया जाता था। जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक, जबकि दावत का अर्थ था हमला करने का दिन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चैट में जब संदेश आता था कि बिरयानी तैयार है, तो इसका मतलब था कि बम तैयार है, और दावत के लिए तैयार रहो का संकेत था हमला जल्द होने वाला है। इस मॉड्यूल में शामिल 4 डॉक्टर मुजम्मिल, शकील उर्फ उमर नबी, शाहीन सईद और अदील भी इन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हुए बात करते थे। वैसे दिल्ली ब्लास्ट के इस मामले में इतने नाम और इतने चेहरे सामने आ गए हैं, जिसे लेकर लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन है। किसने बम रखा, कौन सुसाइड बॉम्बर बना, किसने हथियार मंगाए, किसने आदेश दिए? लोगों का दिमाग इतने नाम और चेहरे देखकर घूम गया होगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। आपको कंफ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा इस चार्ट को देखने के बाद। इसे आप गौर से देखिएगा। पहला नाम डॉक्टर उमर नबी, जो सुसाइड बॉम्बर बना, यानी लाल किले के पास 10 नवंबर को एक कार में इसी ने विस्फोट किया था। आज एक और नाम सामने आया है, दानिश बिलाल, जो उमर का साथी है, और इसके बारे में अभी हमने आपको दिखाया कि ये हमास जैसे हमले करने के लिए ड्रोन को बम बनाने का भी एक्सपर्ट है। फिर डॉक्टर शाहीन सईद, जिसे लेकर दावा है कि ये जैश ए मोहम्मद की महिला विंग को भारत में हेड कर रही थी। आरोप है कि शाहीन के पास फंड जुटाने और भर्ती की जिम्मेदारी थी। अगला नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है, जिसने बाकी डॉक्टरों को इस मॉड्यूल से जोड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल का काम रेडिकलाइजेशन का था, जिसके टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट थे। साथ ही मुजम्मिल की जिम्मेदारी थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर डॉक्टर आदिल, यानी वो आतंकी जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, और इसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। आदिल का काम था हथियारों का इंतजाम करना। और आखिरी और सबसे जरूरी नाम मौलवी इरफान अहमद, जिसका काम था पढ़े लिखे नौजवानों को रेडिकलाइज्ड करना और जैश से जोड़ना। इसके सीधे संबंध जैश के कई कमांडरों से थे। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर्स को के इसी मॉड्यूल से उन्हें जोड़ा गया और उनका फिर ब्रेन वॉश किया गया। इन सब के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। खबर है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वैसे तो हमूद पर आरोप चिटफंड कंपनी खोलकर फ्रॉड करने के हैं, लेकिन अब जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जवाद फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जिसमें धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था। अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी ठिकानों पर रेड की जा रही है। एक न्यूज रील आप उस पर देखिए। ये
अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जामिया का हेडक्वार्टर है और यहीं पर हेड ऑफिस में यहाँ पर सुबह 5 बजे से रेड चली है। इसके साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम अलग अलग संस्थान हैं, वहाँ पर भी 25 जगहों पर लगातार रेड चली है। सामने आपके तस्वीरें कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तमाम दस्तावेज जो हैं उनको इस वक्त इकट्ठा किया जा रहा। 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी शाहीन शाहिदा को और उसने जो विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए इन पैसों का इंतजाम किया था। इसके अलावा जो 2 गाड़ियां थी वो भी खरीदी गई थी। तो ये तमाम जो पैसा है वो कहां से आया, फंडिंग किस तरीके से हो रही थी और यूनिवर्सिटी किन चीज़ों पर इनमें शामिल है, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए फिलहाल जो ईडी की रेड है वो इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जारी है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ईडी की टीम दिल्ली वाले ट्रस्ट ऑफिस के साथ साथ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। लगातार ईडी की टीम यहां पर दस्तावेजों को जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जाँच के दायरे में लिया है। जो अब नौगाम ब्लास्ट मामले में हो रहे सियासी कलेश की बात भी करते हैं। आपको याद होगा 14 नवंबर की रात 11:22 पर नौगाम के एक पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में 8 पुलिस वालों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ किया था कि ये कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि मानवीय भूल थी। विस्फोटक का सैंपल लेने के दौरान उसमें धमाका हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियां, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को पुलिस के बयान पर भरोसा नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने नौगाम धमाके पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट में तब तक ब्लास्ट नहीं हो सकता जब तक कि कोई विस्फोटक न मिलाया जाए। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ। सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि अगर जांच एजेंसियां हादसे का दावा कर रही हैं तो वो साबित करें कि ये हादसा था। बीजेपी भी जवाबी फायर कर रही है। हमने नौगाम धमाके पर सियासी बयानों की एक विस्फोटक रील तैयार की है, आप उसे भी देखिए। देखिए, इनने जो सीज किया मटेरियल वो अमोनियम नाइट्रेट था। पुलिस ने लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट सीज किया। मेरे यहाँ जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनसे भी बात हुई और उनका ये कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट खुद ब खुद ब्लो अप नहीं हो सकता। इसमें या तो आईडी होना चाहिए या इसमें कुछ मिक्सिंग होनी चाहिए। अचानक से ये कैसे ब्लो अप हुआ? अगर ये कहते हैं कि एक एक्सीडेंट था, ये पहले ये साबित करे कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये एक्सीडेंट था जो ये कहते हैं तो इन घर वालों के साथ सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा जो लैप्सेस इसमें हुए हैं और जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली से या गैर जिम्मेदारी से वो लैप्सेस हुए हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और आगे इस तरह का वाक़या पेश ना हो और उसके लिए इक़दाम उठाए जाए। उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, देश की सिक्योरिटी एजेंसी को अपनी काम करने दीजिए। आप जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर बाधा डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमने जो तैया कर लिया इस बार ये आखिरी बार होगा। दहशतगर्दी को मिटा कर ही रहेंगे। एक एक जो आतंकवादी है जहन्नम तक उसको पहुंचाएंगे। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां तेजी से जांच करते हुए आतंक के नेटवर्क की कमर तोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने आज कुछ ऐसा किया जिससे बचे खुचे नक्सलवाद की आखिरी नस भी कट गई। क्योंकि आज देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने मृत्युदंड दिया है। एक ऐसे नक्सली कमांडर का दी एंड हुआ है जो पिछले करीब 20 साल में 26 से ज्यादा हमले कर चुका था, 150 से ज्यादा सुरक्षा बलों की जान ले चुका था। इस नक्सल कमांडर का नाम था मानवी हिडमा, जो आज छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। इस नक्सली कमांडर का खूनी इतिहास आप जानेंगे तो आपको इस बात का सही अंदाजा हो जाएगा कि इसका मारा जाना क्यों जरूरी था। हिडमा ने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। तब से अब तक मानवी हिडमा खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। सबसे पहले हिडमा का नाम 2007 में रानी बोदली अटैक में आया, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सोते हुए जवानों पर पेट्रोल बम से हमला किया। छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्ड फोर्स के 55 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद उसने इतिहास के सबसे बड़े नक्सली हमले की साजिश की। ये वर्ष था 2010, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ।
76 जवान शहीद हो गए। इसके बाद तो हिडमा नक्सलियों का हीरो बन गया। 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। अचानक हुई गोलीबारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हुई। इसकी प्लानिंग भी हिडमा ने की। 2021 में हिडमा ने सुकमा बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। हमले में 22 जवान शहीद हो गए। जिस हिडमा ने इतने गहरे जख्म दिए वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। सुरक्षा बल उसे लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हिडमा की आवाजाही से जुड़ा जरूरी इनपुट उसे मिल गया, जिसे करीब 34 घंटे तक ट्रैक किया गया। जैसे ही उसकी लोकेशन कंफर्म हुई, चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की गई जहां से हिडमा के बच निकलने की किसी भी आशंका को खत्म किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह पूरा ऑपरेशन रात करीब 2 बजे शुरू हुआ। 4 घंटे मुठभेड़ चली, जिसके बाद हिडमा और उसकी पत्नी के साथ साथ 4 दूसरे नक्सली भी मार गिराए गए। माडवी हिडमा का असली नाम संतोष था। वो प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी में कई अहम पदों पर रहा। फिर माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बन गया, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक टुकड़ी मानी जाती है, जिसका काम सुरक्षा बलों पर हमले करना है। कई हमलों के बाद हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया। आखिर आज उसे अपने तमाम अपराधों की सजा मिल गई। हिडमा के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सुकमा में जश्न मनाया गया। जैसे ही उसके मारे जाने की खबर आई, लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी दिखाई। हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिडमा का भी नाम आता है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. Madvi Hidma, he is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered. माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। ना सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, ना सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। हिडमा को दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर के घने जंगलों की पूरी जानकारी थी। इस इलाके का पूरा भूगोल वो बचपन से जानता था, इसलिए बार बार कैंप बदलकर वो सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। कई बार सुरक्षा बल उसके कैंप तक तो पहुंचते, लेकिन वो कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल जाता था। लेकिन लाल आतंक को मिट्टी में मिलाने वाले संकल्प के आगे हिडमा की एक नहीं चली। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मारा गया। आपको बता दें कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। वैसे माडवी हिडमा अगर एक हफ्ते पहले अपनी मां की बात मान लेता, हिंसा का रास्ता छोड़ देता, तो शायद आज वो जिंदा होता। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने हिडमा की मां माडवी पुंजी से मुलाकात की थी। इस दौरान हिडमा की मां ने एक भावुक वीडियो अपील की थी। कहा जा रहा है कि बेटा जहां भी हो, उन्होंने ये कहा था कि घर लौट आओ और सरेंडर कर दो। ये एक सबक है उन नक्सलियों के लिए भी जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर हैं, क्योंकि सुरक्षा बल अब किसी भी हाल में नक्सलियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर इसी वर्ष की बात करें तो 312 नक्सलियों के एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 835 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 1639 ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद अब सिर्फ देश के कुछ जिलों तक ही सिमट चुका है। इसी वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर बसवा राजू को मारा जा चुका है। जून 2025 में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर भी एनकाउंटर में मारा गया। अब हिडमा के एनकाउंटर ने एक तरह से नक्सलवाद की आखिरी नस काट दी है। शायद अब
वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद की सांसें पूरी तरह थम जाएंगी। लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं बिहार की, जहां दो खबरें आज ट्रेंड कर रही हैं। पहली खबर यह है कि प्रचंड हार के बाद लालू परिवार में कलेश और भी बढ़ गया है। जयचंद वाले कटाक्ष करने के बाद अब तेज प्रताप ने माता पिता के मानसिक उत्पीड़न की जांच की मांग की है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। दूसरी खबर है बिहार में सरकार के गठन को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आज लगभग 3 घंटे तक अमित शाह के घर पर ललन सिंह और संजय झा के साथ बैठक हुई। कई मंत्रालयों पर सहमति भी बनी, लेकिन गृह मंत्रालय पर पेच कैसे फंसा है, इसकी पूरी कहानी सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हम बताने वाले हैं। पहले बात करते हैं लालू परिवार के अंदर चल रहे गृह क्लेश की, जिसका हर दिन नए आरोपों के साथ विस्तार हो रहा है। पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने परिवार को छोड़ा। अब तेज प्रताप यादव ने रोहिणी तेजस्वी पर नया प्रहार किया है। मतलब ये कि लालू परिवार का गृह क्लेश सरेआम हो चुका है। आज लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों में तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि उनके पिता और माता का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इस मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे पहले तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने रोहिणी आचार्य के मुद्दे को उठाते हुए जयचंद वाला कटाक्ष किया था। उन्होंने लिखा कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। सवाल यही है कि तेज प्रताप की नजर में जयचंद कौन है? हालांकि रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ने से पहले संजय यादव और रमीज नेमत खान का नाम लिया था। तो सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव बिना नाम लिए इन्हीं लोगों को जयचंद कह रहे हैं? लालू परिवार में जारी गृह क्लेश के बीच आज एक और वीडियो सामने आया। रोहिणी आचार्य ने एक पत्रकार के साथ बातचीत का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो उनसे कुछ सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य का कहना है कि पिता को किडनी दान करने वाली बेटी को गलत बताने वाले लोगों को खुले मंच पर बहस करनी चाहिए। कल क्या बोल रहे थे टीवी पे? तो बोल ही रहा हो तो सुन ही लिया यार। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, आप बताइए। एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी ने भी लिया है। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। लालू परिवार में चल रहे क्लेश में जब बार बार संजय यादव का नाम आ रहा है, जयचंद वाले कटाक्ष का जिक्र हो रहा है, तो आपको कल की एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जो पटना में लालू यादव के घर के बाहर की है। परिवार में नाराजगी के बीच आरजेडी कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे लालू यादव के परिवार और पार्टी दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माहौल गर्म है और वर्षों से चले आ रहे मजबूत रिश्ते मोम की तरह पिघल रहे हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बहुत हीनियस क्राइम वहाँ हो रहा है और वो माँ बहन योजना की बात करते थे और आज बहन को किस रूप में वो देख रहे हैं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य बोल रही है। तो जनता ने अच्छा डिसीजन लिया कि उनको 25 सीट पर ला के रख दिया, औकात बता दिया। तेजस्वी प्रसाद अपने कुछ बोलते तो हो सकता है भाई बहन में झगड़ा होती है, रहता है, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से उन्होंने जो करवाया ये और ख़तरनाक बात है। तो इसका आज तो इलाज बिहार की जनता करवे की है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी जनता उसका इलाज करेगी। तो माँ बहन की बात करता है, योजना की बात क्या ना, अपनी बहन को जो न्याय नहीं दे सकता है, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, वो बिहार को क्या संभालेगा? कोई मामला रहा हो परिवार, वो सब ठीक है। कोई वो तो घर का अंदरूनी मामला है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। और अब बात करते हैं बिहार की दूसरी खबर की, जिसमें एनडीए में सरकार गठन को लेकर कई दौर की मीटिंग है, मंथन है, मंत्रालय के बंटवारे पर चर्चा है।
मंत्रालय को लेकर खींचतान भी है। आज दिल्ली में अमित शाह के आवास पर संजय झा, ललन सिंह के साथ चर्चा हुई। नीतीश सरकार में मंत्रालय बंटवारे पर 100% समाधान अभी नहीं हुआ है। माथापच्ची जारी है। सूत्रों के अनुसार काफी मंथन के बाद भी अभी गृह मंत्रालय पर पेंच फंसा हुआ है। आज देर रात फिर एक और बैठक होगी। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार है। वहीं जेडीयू शिक्षा मंत्रालय छोड़ने को तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर मामला अब भी फंसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी पेंच फंसा था, लेकिन जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है उसके अनुसार विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष और जेडीयू के पास विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रह सकता है। मंत्रिमंडल के बंटवारे में पेच की कहानी यही है कि बीजेपी इस बार गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए वो स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय छोड़ने को तैयार है। दरअसल 2005 से नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्रालय अपने पास रखते आए हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसे अहम मामलों पर उनकी सीधी पकड़ रहने के कारण वो इसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। अब इस पर सहमति कब बनेगी, कहना मुश्किल है। आपको ये भी बता दें कि अब तक मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर जो सहमति बनी है वो क्या है। बीजेपी के पास रहने वाले प्रमुख विभागों की अगर बात करें तो राजस्व, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, उद्योग, पर्यटन, पथ निर्माण बीजेपी के पास रह सकता है। वहीं जेडीयू को मिलने वाले प्रमुख विभागों की अगर बात करें तो कृषि, माइंस एंड मिनरल्स, जल संसाधन, संसदीय कार्य, ऊर्जा, योजना एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जेडीयू के पास रह सकता है। वक्त काफी कम है। गृह मंत्रालय पर फंसा विवाद सुलझाना आसान नहीं है। यही वजह है कि आज रात फिर से बैठक होने वाली है। जो भी तय होगा TV9 भारतवर्ष पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन कल नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलेंगे। एनडीए के अन्य सभी घटकों के समर्थन पत्र के साथ अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जेडीयू के सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को 19 नवंबर को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे एक दिन के बाद वो पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले एक समारोह में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई शीर्ष नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार जी की ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे। 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो शानदार और जानदार बिहार की छवि को बदला है, राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है। जो आपने वायदे किए थे, इमोशनल तो जनता हुई, उसने वोट दिया, पर उनको आपने मानसिक रूप से पूरी तरीके से निराश किया, धोखा दिया। इमोशन पे खेलते हैं आप और चुनाव उससे जीतते हैं। मैं ये आरोप आप पे लगा रहा हूँ। सच्चाई से दूर रहते हैं आप। विकास आपकी प्राथमिकता की सूची में है नहीं। बिहार में हार मिलने के बाद आज पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। उन्होंने चुनावी रिजल्ट में मिले शून्य का विश्लेषण किया। हार की 100% जिम्मेदारी लेते हुए एक दिन मौन उपवास की बात भी कही। आप सिर्फ 9 पॉइंट में प्रशांत किशोर के शून्य विश्लेषण और सियासी भविष्य वाले टेंशन को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को मारकर भी महाभारत नहीं जीता गया था। प्रशांत किशोर ने हार की 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने बताया कि देश के इतिहास में पहली बार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए। करीब 29,000 करोड़ रुपए बांटे गए। वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। ये भी कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि बिहार छोड़ दूंगा, ये उनकी गलतफहमी है। जन स्वराज और पीके की जिद है बिहार को बेहतर करने की।
ईमानदार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफ़ी मांगता हूं। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया। निश्चित जानिए कि जीत तो जल्द सुराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा तो आपका ये भ्रम है। विरोधी पार्टी जो हार जाते हैं कोई न कोई रूप में अपने वोटर को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है।